दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो शुरू करते हैं। आज यूपी पुलिस मूल विधि टेस्ट के अनुसार है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो पहला है, इस ट्रैफिक प्रतीक का अर्थ क्या है? अनिवार्य दायां मोड़। बी, रास्ता दाएं जाता है। सी, दाईं ओर मोड़ नहीं है। डी, मुक्त दायां मोड़। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा, देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य दायां मोड़ हो जाएगा। तो इसके बारे में जानते हैं। उपरोक्त ट्रैफिक नियम दर्शाता है कि दाएं और मुड़ना अनिवार्य है। यदि लूट सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो आईपीसी के तहत डकैत की सजा होती है। ए, 14 साल तक के लिए कारावास। बी, 10 साल के लिए साधारण कारावास। सी, 10 साल के लिए कठोर कारावास। डी, 14 साल के लिए कठोर कारावास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 साल तक के लिए कठोर कारावास होगा। तो इसके बारे में जानते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अनुसार जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष की आयु हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि लूट मार राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक हो सकेगा। इस यातायात का प्रतीक का अर्थ क्या है? ए, रुकिए। बी, संरक्षित क्षेत्र। सी, नो पार्किंग। डी, खतरा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुकिए। उपरोक्त यातायात प्रतीक रुकिए स्टॉप को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए, सूचना प्रदाता व्हिसलर ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011। बी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सी, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। डी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग 12 अक्टूबर 2005 से अस्तित्व में है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। ए, भारतीय संविधान में। बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सी, दंड प्रक्रिया संहिता में। डी, भारतीय दंड संहिता में। डी, भारतीय दंड संहिता में। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार जो कोई किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से यह संभाव्य जानते हुए कि तत्त द्वारा उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह किसी भी तरह के कारावास से जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने भी दंडनीय होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। ए, 2009। बी, 2005। सी, 2001। डी, 2016। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009। तो इसके बारे में जानते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को वर्ष 2000 में लागू किया गया था। ध्यातव्य है कि 15 दिसंबर 2006 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2006 को
लागू लोकसभा में पेश किया गया एवं 23 दिसंबर 2008 को संसद के दोनों सदनों ने इसे पास कर दिया। इसके बाद 5 फरवरी 2009 को सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की और इसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में की स्थापना की गई। इसके काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो कि किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए। ए. लोक अदालत। बी. सूचना अधिकार अदालत। सी. केंद्रीय सूचना आयोग। डी. लोकायुक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सूचना आयोग। इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन 12 अक्टूबर 2005 को ईस्वी को किया गया। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हुआ था। इस आयोग का मुख्य कार्य उन लोगों की सूचनाओं पर कार्य करना है जो सूचनाओं को केंद्रीय पब्लिक सूचना अधिकारी या राज्य पब्लिक सूचना अधिकारी या किसी अन्य सूचना अधिकारी तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? ए. पंजाब। बी. दिल्ली। सी. उत्तर प्रदेश। डी. मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली होगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है? कोई कॉलेज तथा अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं। बी. सांसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायत के व्यय के विवरण में करते हैं। ए. केवल ए। बी. केवल बी। सी. केवल दोनों ही नहीं। डी. ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। तो इसके बारे में जानते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपर्युक्त लोक सूचना अधिकारी से निम्नलिखित सूचना मांगी जा सकती है। ए. कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं तथा संसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण निकाल सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है। एक, घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार है यदि माता पिता अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र पुत्री दोनों होंगे। दंड संहिता 1973 धारा के अनुसार दंड संहिता 1973 की धारा 12(1) के घ के अंतर्गत यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है तो असमर्थ हैं तो पुत्र पुत्री दोनों माता पिता के भरण पोषण के लिए दायित्वाधीन जिम्मेदार होंगे। विजय मनोहर अरबट बनाम काशीराम राजा राम 1989 SC के वाद में सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने विधि सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए कहा कि दंड संहिता या प्रसंग संख्या की धारा 125(1) के तहत घ में प्रयुक्त शब्द अपने हिज इंक्लूड हर आल्सो में पुत्र पुत्री दोनों का समावेश इस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही किया जा सकता है। किसी रिट याचिका को जनहित याचिका के रूप में दायर करने के
संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. रिट याचिका किसी ऐसे प्रश्न से संबंधित होनी चाहिए जो जनता या लोगों के एक बड़े समूह को प्रभावित करता हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। केवल प्रभावित पीड़ित व्यक्ति की याचिका दायर कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए केवल ए, बी केवल बी, ए और बी दोनों ही, ए और बी दोनों नहीं, डी केवल बी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल ए। इसके बारे में जानते हैं। जनहित याचिका से तात्पर्य है कि जनता के लिए, जनता की समस्या के लिए याचिका। इस प्रकार जनता के कल्याण के लिए ऐसी याचिका उस व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति को की ओर किसी व्यक्ति या सामाजिक संस्था के द्वारा न्यायालय में संस्थित किया जाता है। लोक हितवाद के द्वारा किसी व्यक्ति के हित के लिए, समाज के लिए या समाज के हित के लिए वाद सस्थिति किए जाते हैं। लोकहित के मामले में अभ्यावेदक ऐसा कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है जो सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से कमजोर या असहाय होने के कारण स्वयं न्यायालय में पहुंचने में असमर्थ व्यक्ति या वर्ग की ओर से वाद सस्थित करता है। एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है। ए. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 18 में। बी. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में। सी. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 में। डी. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 21 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 में। तो इसके बारे में जानते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के धारा 7 में एक लोक सेवक द्वारा किसी आधिकारिक कार्य करने के लिए रिश्वत लेने पर सजा का प्रावधान किया गया। इस धारा के अंतर्गत 3 वर्ष से 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने का दंड दिया जाएगा। धारा 17 अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति होता है। धारा 18 बैंक बाहियों के निरीक्षण की शक्ति है। धारा 21 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना होता है। जनहित याचिका क्या होती है? PIL मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा ऐसे सही है? तो आइए जानते हैं। पी. एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। क्यों? जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। तो इसका ऑप्शन है ए. पी और क्यू दोनों, बी केवल पी, सी न तो पी और ना ही क्यू, डी केवल क्यू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यू दोनों। इसके बारे में जानते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई। भारत में जनहित याचिका PN भगवती व VR कृष्णा अय्यर द्वारा लोकप्रिय व सशक्त की गई। एक जनहित याचिका की सुनवाई के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि हथकड़ी लगाना और रस्सियों से बांधना अमानवीकरण या अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन करता है। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। अतः पी और क्यू दोनों सही हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान करता है। जनहित याचिका को किस जनक्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? ए. संविधान के प्रावधानों के उल्लंघनों से हुई जनक्षति। बी.
कानून के उल्लंघन से हुई जन क्षति। सी जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति। डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जनहित याचिका जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, महिलाओं का शोषण, जन कर्तव्य के उल्लंघन से क्षति, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से क्षति एवं कानून के उल्लंघन से क्षति आदि विषयों पर जनक्षति के संदर्भ में दायर की जाती है। इस ट्रैफिक प्रतीक का अर्थ क्या होता है? ए अजीब स्तर आगे बढ़ रहा है। बी खराब सड़कें हैं। सी अग्रसित स्तर को आगे बढ़ाया गया। डी आगे असमान सड़क है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खराब सड़कें आगे हैं। दिया गया यातायात चिन्ह या चित्र मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनिरुद्ध है? नज़रबंदी का आधार है ए ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है। बी ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल है। सी ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक पूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है। ए केवल ए, बी ए बी सी तीनों, डी ए एंड सी, सी बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत निरुद्ध नज़रबंदी के आधार के तहत ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है तथा जो सार्वजनिक व्यवस्था को रखरखाव के प्रतिकूल है। ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है आते हैं। अतः निवारक निरोध कानून के अधीन केंद्र व राज्य सरकार किसी व्यक्ति का 3 मास के लिए गिरफ्तार या निरुद्ध किया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन क्या होता है? संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष किस वर्ष पेश किया गया था? ए 2010, बी 2014, सी 2015, डी 2000। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2015 को पेश किया गया था। तो इसके बारे में जानते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन, पुनर्व्यवस्थापन संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष 2015 में पेश किया गया था। यह बिल 2013 में पास मुख्य अधिनियम में संशोधन करता है। वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियाँ स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई, अतएव संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियाँ नहीं दे सकती। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए इंदिरा गांधी साहनी बनाम भारत संघ, बी लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ, सी आर राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य, डी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। तो इसके बारे में जानते हैं। मिनर्वा मिल्स भारत बनाम भारत संघ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियाँ स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई है, अतएव संसद इस सीमित या सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियाँ नहीं दे सकती है। संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा
की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी में से बाहर कर दिया? ए. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। बी. भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य। सी है विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। डी. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम भारत संघ और अन्य। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2016 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया। इस श्रेणी में सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 377 को खारिज कर दिया और कहा कि दो वयस्क अपनी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो वह कानून के खिलाफ नहीं होगा। धारा 377 गैर सहमति, पशुवत इत्यादि यौन कृत्य पर लागू होगी। किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी को अमान्य नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है ए, समता बनाम आंध्र प्रदेश। बी, सरला मुगदल बनाम भारत संघ। सी, पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। डी, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरला मुगदल बनाम भारत संघ। सरला मुगदल बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं हो जाती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।